आज मौसम थोड़ा सा खराब हो गया, आबादी भी पूरी नहीं पहुंच पाई है ना। थोड़ी सी आवाज कम कर दो, बहुत तेज है। चलो कोई नहीं, जितने लोग आए हैं बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग ऐप पे पढ़ सकते हैं। अगर किसी दिन मौसम खराब हो, ऐसा लगे कि पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो ऐप पे क्लास ली जा सकती है। कल हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, गुप्त काल। कल हमने पढ़ा था गुप्त काल और गुप्तोत्तर भी ना। गुप्तोत्तर काल, ये गुप्त कब राज करने स्टार्ट हुए थे? 240 ईस्वी में, मतलब कौन सी शताब्दी? तीसरी। और 510 में इनका लिखित में एक अभिलेख था सती प्रथा का, यानी कौन सी शताब्दी? छठी। ये थोड़ी सी आवाज तेज कर दो। 240 एडी से और लगभग लगा लो आप 540 एडी तक, इसके बाद कमजोर पड़ गए। ये कितने साल राज किया? 300 साल। 300 साल के बाद के काल को कहते हैं गुप्तोत्तर काल। हाँ जी, आवाज में भाई इस पे काम कर लो, देखो कि क्या गड़बड़ है। आज थोड़ी सी आवाज में गड़बड़ है। एक तो आबादी कम होती है, उससे फर्क पड़ जाता है। जनसंख्या ज्यादा बैठी हो तो एब्जॉर्ब कर लेती है आवाज को। चलो, कल हमने कौन सा पढ़ा था? वर्धन। और इसी को हमने क्या कहा था? शिष्यवृत्ति। इसके बारे में कौन सी किताब हमें बताती है? किस भाषा में है? संस्कृत में। और इसमें कितने अध्याय हैं? ये सब हमने कल पढ़ लिया ना। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इसके ऊपर किसने लिखा? ये 3 चीजें बाणभट्ट ने थोड़ी लिखी है। ये बाणभट्ट ने तो हर्षचरित लिखी है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन की है। इस साम्राज्य का पहली राजधानी क्या थी? थानेसर। फिर क्या बनी? कन्नौज। कन्नौज कहाँ पर है? यूपी में। और थानेसर हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। किस नदी पर हारा ये? ठीक है, इसके आगे का टॉपिक हमें आज पढ़ना था, और पहले सुन लो, समझ लो, फिर पढ़ेंगे। हम लोगों को इतना पता है कि एक बड़ा साम्राज्य खत्म हुआ, गुप्त, जिसको कहते हैं हम, ये स्वर्ण काल था। इंडियन हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का स्वर्ण काल। इसके बाद हमने देखा एक तो हर्षवर्धन बड़ा राजा, फिर इसकी भी डेथ हो गई 647। और अभी तक आपके यहाँ विदेशी नहीं आए। विदेशी का आक्रमण कब है? 712। और विदेशी यहाँ जमेंगे 1191, 1192 के बाद। आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत 1206 में स्टार्ट होगी। इसका मतलब 600 से लेके और इस 1200 तक लगभग 500 साल हरियाणा, दिल्ली, यूपी पर किसी ने तो राज किया होगा। अभी भी ना आवाज में क्लैरिटी नहीं है। कर रहे हो तुम इस पे काम? नहीं, रूम खाली है तब भी, जैसे कल भी गड़बड़ थी। अच्छा, क्लैरिटी नहीं है, कुछ जैसे खरखराहट है ना। हाँ, इस पे थोड़ा सा ना काम करवा लो, किसी को बुला के दिखा लो इसमें क्या गड़बड़ है। चलो, इस दौर में 600 से लेके आगे अपने हरियाणा की बात करें तो हमें याद होगा 736-37 में दिल्ली बसी थी। किस नाम से? दिल्ली का। और यहाँ कौन सा वंश था? तोमर। इसका मतलब इसने हरियाणा में भी काम किया होगा। अनंगपाल तोमर, अनंगपुर बांध, है ना, तोमरों ने काम किया। आपके यहाँ इन तोमरों के बाद 3 बहुत बड़े बड़े लड़ने वालों में गुर्जर, प्रतिहार, ये एक ही है, राष्ट्रकूट और पाल। पाल आए थे बंगाल से। आपके यहाँ बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, इंटरेस्ट कन्नौज में, आपके यहाँ इतना नहीं। हाँ, फर्क रहा था। राष्ट्रकूटों ने भी बहुत काम नहीं किया। आपके यहाँ ये लोग जम गए क्योंकि ये किस बेल्ट से आए थे? राजस्थान। एक गुर्जर राजस्थान गुजरात का ही तो बेल्ट है। इनके यहाँ से आपके यहाँ आना आसान था, अटैक करना आसान था। तो आपके यहाँ प्रतिहार राजा पड़ते हैं, इसलिए हरियाणा में कौन से वंश के राजा? प्रतिहार, या गुर्जर प्रतिहार वंश का भी हरियाणा पर प्रभाव रहा।
तोमर रहे पहले, इसके बाद गुर्जर प्रतिहार इसके पैरेलल में चलते रहे। कभी कहीं कोई लड़के जीतता, कभी कहीं कोई। इसी दौर में आपके यहाँ एक छोटा सा कम्युनिटी और उभर रही थी जिसको भादानक नाम दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये पुराने टाइम के भद्र जो जनपद था ना, उसके आदमी थे। तो भादानक छोटी सी बेल्ट थी और ये दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी हरियाणा, तो समझ जाओ घग्गर की बेल्ट राजस्थान के साथ नीचे तक उस बेल्ट में थी। कौन सी कम्युनिटी थी ये? भादानक। तो एक तरफ तोमर दिखे हमें, गुर्जर प्रतिहार दिखे, भादानक दिखे, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। वो सोच रहा है मेरा हिस्सा, वो सोच रहा है मेरा। फाइनली इन सब के ऊपर हावी हुआ एक नया वंश जिसका नाम था चौहान। भादानक बहुत थोड़े थे, प्रतिहार भी कम थे। ये लड़ेंगे आपस में, कौन कौन? तोमर और चौहान। और तोमर और चौहान में से फाइनली किसकी विजय होगी? चौहान। और इस तरह हरियाणा किसके अंडर आ गया? चौहान। आप बहुत अच्छी तरह जानते हो आपका हांसी का किला, जिसको आसी का किला या अस्सीरगढ़ का किला भी कहते हैं। इसी तरह आपका गोहाना का किला, गोहाना का किला, ये सब किसने बनवा रखे हैं? ऐसे ही आपकी बारादरी, कोशाम्बी, ये सब किसके टाइम की देन है? चौहान। और आपको ये भी पता है पश्चिमी यमुना नहर पे भी चौहान वंश ने काम किया। तो आपके हरियाणा में ना 200-300 साल तक ये छुटपुट कभी भादानक, कभी चौहान, कभी गुर्जर प्रतिहार और कभी तोमर दिखाई दिए। इन सब का असर हमारे ऊपर रहा थोड़ा, लेकिन असर रहा। उसको पढ़ लेते हैं आज, और इसके साथ ये वाला चैप्टर फिर पिछले चैप्टर पे आ जाएंगे। कल हमने कितने पेज पढ़ लिए थे? 30। ठीक है, प्राचीन इतिहास का प्रारंभिक मध्यकाल ये तो नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार पे 31 पेज पे गुप्त कंप्लीट हो गया था ना। हाँ, तो आज इस पे पेहोवा में क्या था? घोड़ों का व्यापारी। क्या नाम राजा का? मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार पे आ जाओ। ये गुर्जर और प्रतिहार आज भी गुर्जर तुमने सुने तो हुए हैं, सरनेम वही हैं ये लोग। अग्रोहा अभिलेख, अग्रोहा मतलब हिसार। अग्रोहा को अग्रोहा क्यों कहते हैं? अब जब इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, देखो अब ध्यान से सुन लो, इससे पिछला चैप्टर इस पर बेस्ड होगा। ये इलाका था, इसको अग्र कहा जाता था, इसका नाम था अग्र। इसको बसाया था महाराजा अग्रसेन ने, और उन्होंने जिस शहर को बसाया उसका नाम पड़ गया अग्रोहा। अग्रोहा तो अग्र गणराज्य था। ये बहुत लेटेस्ट स्टेज में, जो ये महाभारत के बाद के टाइम है ना, तब के टाइम में दिखे। तो अग्र यहाँ थे। इस अंबाला की बेल्ट में हुआ करते थे आपके कुणिंद। और इसके नीचे जो ये वाली बेल्ट है ना, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव वाली, यहाँ नीचे की तरफ वहाँ होते थे अर्जुनायन। हिस्ट्री लिखने वाले कहते हैं ये अर्जुन के वंशज थे। ये सब इन 5 भाइयों के वंशज थे। 3 छोटी छोटी बेल्ट हैं, अग्र, कुणिंद, अर्जुनायन। बाद में इन सब के साथ अच्छे रिश्ते निभाए एक बड़ी कम्युनिटी ने, जिसका नाम युधिष्ठिर के नाम पर है, और उन्हें यौधेय कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं यौधेय युधिष्ठिर के ही वंशज थे, और ये युद्धों में बहुत पारंगतता इनको हासिल थी, इसलिए इस कम्युनिटी का नाम क्या पड़ गया? यौधेय। इन सबके सिक्के मिले होंगे, अगर ये राज करते थे तो अग्र वालों के सिक्के कहाँ मिले होंगे? अग्रोहा हिसार में। अर्जुनायन के सिक्के महेंद्रगढ़ के आसपास, यौधेय के सिक्के पूरी बेल्ट में। तो इसमें हिसार भी आ गया, सोनीपत भी आ गया, रोहतक भी आ गया, जींद भी आ गया। कुणिंद का ज्यादा काम था अंबाला की तरफ, तो इसके आसपास यमुनानगर, अंबाला, सूद, जगाधरी, इसके आसपास। समझ में आ गई ये बात? ये छोटे लेवल पे राजा हैं सारे। तो गुर्जर प्रतिहार देखो, अग्रोहा अभिलेख। इस अभिलेख में खोखरा कोट, खोखर है ना आज भी, कौन सी कम्युनिटी है? जाट। ये खोखर जो जाति है ना, ऐसा कहते हैं कि इसकी शुरुआत खोखरा कोट से ही हुई थी। खोखरा कोट कौन सी जाति की अधिकता? खोखर। और ये खोखरा कोट आज कहाँ पड़ेगा? रोहतक में। यहाँ बहुत सारे सिक्के मिले हैं, ये खूब आया पेपर में अब कई बार, खोखरा कोट। ये टिक कर लो। इस अभिलेख में खोखरा कोट यौधेयों की राजधानी, यौधेय मैंने बताया कौन है? युधिष्ठिर के वंशज, पूरी हरियाणा की बेल्ट। इसमें संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है। हाँ, एक ईंट मिली है जिसमें सारे गामा पाधा नी लिखे हैं, 7 स्वर। तो कहाँ मिली है ये? अग्रोहा हिसार। ये खूब पूछते हैं क्वेश्चन। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 में, लिख लो यहाँ।
इसके बाद हरियाणा क्षेत्र गुर्जर प्रतिहार शासकों के अधीन हो गया। प्रतिहार शासक था कोई नागभट्ट सेकंड, डबल टिक कर लो, इसने हरियाणा में काम किया, हरियाणा पर अपने शासन को मजबूत किया। तो पूछेंगे किस प्रतिहार शासक ने हरियाणा में अपना शासन मजबूत किया? नागभट्ट सेकंड ने। गुप्तकालीन अभिलेख पे आ जाओ। भाई ये तो आवाज ना मुझे ही इतनी गड़बड़ में लग रही है, इनको कितनी गड़बड़ लग रही होगी? और पीछे तो ऐसा नहीं होता था। आप बेशक किस, जैसे कोई अगर हो इस तरह का इंजीनियर आपकी नॉलेज में, उसको बुला लो। मुझे बोलने में लग रहा है तो सुनने में तो डबल लग रहा होगा। चलो कुछ बारिश है, नमी पकड़ जाती होंगी ना चीजें, इसलिए भी ऐसा होता होगा। चलो कोई नहीं। गुप्तकालीन अभिलेख पे आ जाओ। तो कौन सा प्रतिहार राजा था? नागभट्ट, नागभट्ट सेकंड प्रतिहार राजा। गुप्तकालीन अभिलेख पे आ जाओ। तोशाम अभिलेख, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विष्णु के एक मंदिर, विष्णु का मंदिर, भगवान विष्णु के कई पुराने मंदिर आपके यहाँ हैं, तोशाम में भी है। तोशाम अभिलेख भिवानी, विष्णु का मंदिर। अगले पेज पर आ जाओ। हिसार स्तंभ, नाम बोल दो, मैं तब तक नाम लिख देती हूँ। क्या क्या नाम है फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। पहला क्या था? तोशाम, तोशाम। और फिर क्या है? नचार खेड़ा, कपाल मोचन, लाओस का राजा, लाओस और पिंजौर, पिंजौर और मोहनबाड़ी, और बस यही है मोहनबाड़ी। अच्छा अच्छा, गुप्तकालीन मूर्तियां और सिक्के और अग्रोहा, ठीक है। फटाफट से इनको सुन और समझ लो, फिर बहुत आसान दिखेगा। ये टफ है, पेपर में आता है, हर बार आता है इस पे क्वेश्चन। पहला नाम क्या लिखा है? तोशाम। तोशाम में क्या पढ़ा अभी हमने? विष्णु का। ये वैसे तो बारादरी भी आएगी, लेकिन वो बाद में, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ किसका मंदिर है? विष्णु का। तोशाम में विष्णु का कोई पुराने मंदिर के साक्ष्य मिले। हिसार में अग्रोहा का जो इलाका है, यहाँ पे एक ईंट मिली जिसपे कितने स्वर हैं? 7 स्वर। महाराजा अग्रसेन बता ही दिया मैंने। नचार खेड़ा को ध्यान से सुनो, ये जींद में है। और कहते हैं यहाँ पे जब इसको माता सीता को उठा के रावण ले गया ना, तो यहाँ के जंगलों से गुजरे थे भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण, और यहाँ उनकी जटायु नहीं था वो पक्षी, उसके साथ वार्तालाप हुआ था। तो यहाँ पे जटायु, भगवान राम और लक्ष्मण के साक्ष्य मिले, ऐसा कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारी रामायण है ना, इसके श्लोक भी जगह जगह अंकित मिले हैं। तो रामायण से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट स्थल तुम्हारे यहाँ कौन सा है? नचार खेड़ा। किसके साक्ष्य मिले हैं? राम, लक्ष्मण और जटायु के। और अगर कहते हैं रामायण के श्लोक कहाँ लिखे मिले, तो नचार खेड़ा जींद में है, इम्पोर्टेंट है। कपाल मोचन आपका यमुना नगर में है। कपाल मोचन में एक ऐसा सरोवर है कहते हैं, उसमें अगर आप डुबकी लगा लें तो सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। और पुराने टाइम में ये भी कहा गया कि उसमें सोम का प्रभाव, सोम पता है ना किसे कहते हैं? अमृत को। तो वो ये माना जाता है कि सोम मतलब अमृत से भरा हुआ वो सरोवर था। और ऐसा भी कहते हैं कि पुराने टाइम में किसी राजा को ना कुष्ठ रोग हो गया, इसको कोढ़ बोलते हैं, लेप्रोसी, और वो कहीं ठीक नहीं हुआ। उसने आके इस सरोवर में डुबकी लगाई और ये ठीक हो गया। यहाँ गुरुद्वारा भी है और शिव मंदिर भी है। हिंदू और सिख एकता का प्रतीक कौन सा जगह है? कपाल मोचन। कहाँ पड़ेगी ये? यहीं पर सरोवर भी है। लाओस आपका देश नहीं है, अलग बाहर है। यहाँ से एक राजा था, उसने कहते हैं हमारे कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा कोई साइट बनवाया, पैसा लगाया, और इसके साक्ष्य मिले हैं। तो सोचो, लाओस के राजा ने तुम्हारे देश के कुरुक्षेत्र में पैसा लगाया और यहाँ निर्माण करवाया। तो इसके लिए एक कोई साक्ष्य मिला है इस तरह का लिखित में। बहुत बड़ी बात है कि उसको हरियाणा दिखा और हरियाणा में कुरुक्षेत्र दिखा। राजा कहाँ का था? लाओस का। कितने दूर विदेश से कैसे सामान लाया गया, कैसे पत्थर लगाया। पिंजौर आप जानते हैं, इसको पंचमपुर भी कहते हैं।
और ऐसा कहते हैं कि पांचों पांडव यहाँ भी आए थे, ये पांचों पांडव जींद में भी गए थे, ये पलवल में भी, पूरी बेल्ट में घूमे थे। तो पिंजौर में पंचमपुर पुराना ऐतिहासिक स्थल, मोहनबाड़ी कहाँ पड़ेगा ये? झज्जर में, झज्जर में है, ऐतिहासिक स्थल रहा। कई बड़ी बड़ी साइट्स इसके आसपास मिली थी। अग्रोहा हम बार बार पढ़ ही रहे हैं, हिसार, तरह तरह की यहाँ पे सिक्के भी मिले। जो महाराजा अग्रसेन थे ना, उनकी टकसाल भी थी इसके आसपास, भिवानी के आसपास, हिसार के आसपास। देखो पेज 32 पर है हिसार स्तंभ। अच्छा, हिसार में एक चीज और थी, यहाँ पे कहते हैं 8 अलग अलग दिशाओं से आने वाले भागवत, इनका वर्णन है। यानी हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। कहाँ पर? हिसार के इस अभिलेख में, हिसार स्तंभ अभिलेख वही है ये स्तंभ लेख हिसार के गुजरी महल से मिला है, जिसपे 8 अभिलेख हैं। ये गुजरी महल सबको पता है, किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसमें एक मस्जिद भी थी ना, वहाँ हाँ लाट खड़ी है, हम ये मानते हैं वो अशोक की थी, इसने उसका थोड़ा रूप बदलवा दिया। तो हिसार के गुजरी महल से एक अभिलेख मिला, जिसपे कितने? 8 भागवतों के अलग दिशाओं से आने का वर्णन है, मतलब हिंदू धर्म के बारे में। नचारखेड़ा जींद में है, राम सीता लक्ष्मण को जटायु से बात करते हुए दर्शाया गया। कपाल मोचन यमुना नगर में 2 अभिलेख, दोनों अपूर्ण हैं। यहाँ लिख लो, क्या लिखोगे यहाँ? हिंदू प्लस सिख, हाँ यमुना नगर का हिंदू प्लस सिख एकता। जैसे वो है ना जहाँ घड़ी चढ़ाते हैं, हिंदू प्लस मुस्लिम, 9 गजा पीर, पीछे फिर शिव मंदिर भी है, ऐसे ही ये है। यहाँ गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी है। लाओस अभिलेख, ये अभिलेख लाओस से प्राप्त 5वीं शताब्दी का है। लाओस के राजा महाराजा धीराज श्री देवंका द्वारा कुरुक्षेत्र महातीर्थ की स्थापना। तो लाओस के राजा ने कहाँ पे तीर्थ बनवाया? हमारे कुरुक्षेत्र में, देवंका नाम था इनका। पिंजौर अभिलेख कनिंघम, बहुत बड़े हिस्ट्री से जुड़ा आदमी है कनिंघम, इसने खोजा और इससे पता चला कि पिंजौर का तब नाम क्या था? पंचमपुर। मोहनबाड़ी अभिलेख टिक कर लो, झज्जर विष्णु मंदिर। तोशाम में भी विष्णु मंदिर था ना, यहाँ लिख लो, तोशाम में भी, पीछे जो तुमने पढ़ा तोशाम, वहां भी विष्णु मंदिर का जिक्र था। विष्णु का मंदिर सबसे पुराना मंदिर है हरियाणा में। मंदिर तो बहुत पुराने, लेकिन सबसे पुराना विष्णु मंदिर है। तो 2 जगह कहाँ कहाँ पढ़ लिया हमने? तोशाम भिवानी और मोहनबाड़ी झज्जर का। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक, इसको लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बार बार आते हैं ये पॉइंट। गुप्तकालीन मूर्तियां और सिक्के कहाँ मिले? कौन गुप्त थे ये जिनकी बात कर रहे हैं? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमार गुप्त, ये बड़े बड़े नाम थे, ये वही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी पिछले हफ्ते वाले एग्जाम में पहला पॉइंट आया हुआ था, समुद्रगुप्त। मैंने बताया था आपको कि समुद्रगुप्त ने ऊपर के 9 राजा हराए और दक्षिण के 12। हमें कैसे पता? अभिलेख लिखा है हरिसेन ने, प्रयाग प्रशस्ति, उसमें ये बातें लिखी है। तो इसके सिक्के मिले हैं। समुद्रगुप्त के सिक्के आपके जगाधरी और मीताथल से मिले। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, अभी आया है फिर आ सकता है, बार बार आता है। समुद्रगुप्त बहुत बड़ा राजा था और इस समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो तुम खुद सोचो इसकी तुलना। इसको हम कहते हैं भारत का नेपोलियन। किसने नाम दिया? नेपोलियन। विंसेंट स्मिथ ने इसको कहा, उस आदमी का नाम था विंसेंट स्मिथ। ये पेपर में आ चुकी सारी बातें। इसने कहा कि इंडिया का समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इसने बहुत सारी विजय हासिल की। 9 उत्तर भारत में हम भी थे और 12 दक्षिण भारत। इनको छोड़ दिया, इनसे सिर्फ क्या? टैक्स, इनके ऊपर राज किया। इसमें से आप कुरु वाले हिस्से में आप ही तो बैठे थे, तो आपके यहाँ इसके सिक्के कहाँ मिले हैं? मीताथल, भिवानी में और जगाधरी में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जगाधरी और मीताथल। ये समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, सिक्के आपके यहाँ मिल रहे हैं। दुनिया जानती है कि बहुत बड़ा राजा। आपकी 2 साइट्स पर सिक्के मिले, कहाँ कहाँ? मीताथल, भिवानी और जगाधरी में, यमुना नगर। इसके बाद गुप्तकालीन, जो ये भगवानों की, हिंदू धर्म वाले थे ना, सूरज की पूजा करते थे। आज तक देखो सूरज को जल चढ़ाते हैं लोग, तो ये टिक कर लो। गुप्तकालीन सूर्य देव की मूर्ति अग्रोहा से मिली। अग्रोहा, सूरज की अग्रोहा। विष्णु की मूर्ति, अभी हम विष्णु की 2 जगह पढ़ रहे थे, एक तोशाम और एक मोहनबाड़ी झज्जर। अब टिक कर लो, मोहनबाड़ी झज्जर से मिली। और एक विष्णु के मंदिर के साक्ष्य हमें तोशाम से भी मिले। शेष शैया बहुत आता है, यानी ऐसे चारपाई टाइप पे लेटे हुए विष्णु की मूर्ति। फाजिलपुर को फिजिलपुर लिख दिया।
फाजिलपुर सोनीपत से प्राप्त हुई। अगर कहेंगे विष्णु के मंदिर तो तुम क्या कहोगे? तोशाम और मोहनबाड़ी। विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी और शेष शैया पर लेटे हुए फाजिलपुर सोनीपत, और सूर्य की प्रतिमा अग्रोहा, और इससे मीताथल और जगाधरी से देश के बहुत बड़े आदमी जिसको आप कहते हैं नेपोलियन के सिक्के, दो इलाकों से। कहाँ कहाँ? मीताथल भिवानी और जगाधरी यमुनानगर। ये वेरी इंपॉर्टेंट में। रामायण की श्लोक की अंकित मोहरें कहाँ मिली? नचारखेड़ा। यहाँ क्या क्या था? राम लक्ष्मण जटायु को बातचीत करते हुए अंकित किया गया। ये पांचों पॉइंट पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुके हैं। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले पेपर में पहला पॉइंट था। समुद्रगुप्त क्या कहलाता है भारत का? 2 जगह मेन सिक्के कहाँ कहाँ मिले? जगाधरी और मीताथल। धरती से धरी और थल मतलब जमीन, ऐसे याद कर लो। ये जमीन पे राज करता था ना, तो इसके मीताथल और जगाधरी, क्योंकि वहां सुध भी लिखा आएगा, उसको टिक मत कर देना। गुप्त काल में सूर्य हमेशा आगे रहता है, अग्रोहा। विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी। मोहन नाम का एक लड़का है जिसने एक बाड़ी बना के उसमें विष्णु की मूर्ति रख रखी है। ऐसा सोच लो, मोहन ने बाड़ी में क्या रख रखी है? विष्णु की मूर्ति। सूर्य हमेशा आगे रहता है, अग्रोहा। थल और क्या जगह थी वो? जगाधरी। धरा और थल पे क्या मिले? समुद्रगुप्त के सिक्के। शेष शैया पर लेटे कहाँ मिले? सोनीपत में। और रामायण की मोहरें कहाँ मिली? नचारखेड़ा। कहाँ है? जींद। तो अगर कहें समुद्रगुप्त के सिक्के तो 2 जगह, थल और धरी, मीताथल भिवानी जगाधरी। नचारखेड़ा से रामायण, विष्णु लेटे हुए, और विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी, और विष्णु मंदिर के साक्ष्य तोशाम बारादरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अग्रोहा अभिलेख टिक कर लो। 7 संगीत के स्वरों का उल्लेख मिलता है। खोखरा कोट, कहाँ खोखरा कोट होगा? रोहतक। आज भी खोखर जाति के कई गांव रोहतक के आसपास ज्यादा हैं। यहाँ लिख लो खोखरा कोट के पास रोहतक योद्धेयों की राजधानी थी। अब ये योद्धेय कौन थे ये भी पता होना चाहिए। कौन थे योद्धेय? ये थे युधिष्ठिर के वंशज। इनको डिटेल में पढ़ेंगे पिछले चैप्टर में, अभी इसके बाद ही। पहले तोमर पे आ जाओ। तोमरों में पहला बड़ा नाम किसका लोगे? अनंगपाल तोमर। कोई कहता है कि यही जाउल भी था और इसने हरियाणा में काम किया था। पेहोवा के शिलालेख से स्पष्ट होता है कि हरियाणा क्षेत्र में तोमर वंश की स्थापना जाउल नामक सरदार ने की। टिक कर लो, हरियाणा तोमर जाउल। हरिहर निवास द्विवेदी एक बहुत बड़े आदमी हैं, ये कहते हैं अनंगपाल को ही जाउल मानते हैं। ये तो जाउल भी कौन है? अनंगपाल। इतिहास की दृष्टि से दिल्ली सहित हरियाणा क्षेत्र में तोमर राज्य के संस्थापक का नाम अनंगपाल प्रथम मानना उचित है। तो ज्यादा ठीक कौन सा है? अनंगपाल फर्स्ट या अनंगपाल तोमर। महमूद, इसमें दिल्ली का बेशक लिख लो, इसने 736-37 में दिल्ली का बसाई थी, और दिल्ली के पास ही तो फरीदाबाद की बेल्ट है। कॉरिडोर नहीं बताया तुम्हें कई बार मैंने? टाइगर लेपर्ड वाला कॉरिडोर है ना, उस सरिस्का से राजस्थान से आपकी तरफ वाइल्ड लाइफ पूरा। अगला टिक करना। तो अनंगपाल प्रथम। महमूद गजनवी ने उत्तर भारत पर 1000 से 1027 होना चाहिए था, कई आक्रमण किए। छठा आक्रमण हरियाणा पर। 2 आक्रमण हरियाणा पे कौन कौन से थे? 1009 और 1014। इस टाइम पे राजा आपका स्ट्रॉन्ग था और ये आगे नहीं बढ़ा। कहाँ से लौट गया? अंबाला। नारायणगढ़ तहसील सबको पता है, अंबाला में, यहीं से लौट गया। ये हम कहते हैं, रियलिटी इसको आना ही नहीं था आगे। खैर, हम कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग राजा के कारण अंबाला से वापस भगा दिया। लेकिन वो गुस्सा इसने कब पूरा निकाला? 1014 में, जब ये यहाँ आया और इसने किसक थानेसर को लूटा और हमारी मूर्ति चक्र स्वामी की तोड़ दी। ये 2 इसके अटैक स्पेशल हरियाणा को टारगेट करके हैं। फटाफट से टिक करेंगे। 1000 अगला पॉइंट। 1009 में विशाल सेना के साथ हरियाणा पर आक्रमण किया। हरियाणा के शासक थे तोमर नरेश। जयानल लिखा है, ये जयपाल है, ठीक कर लो इसको। जयपाल ने महमूद गजनवी का डटकर मुकाबला किया। परिणाम स्वरूप नारायणगढ़ तहसील अंबाला, यहाँ से ही अफगान सेना वापस लौट गई। तो पहला अटैक ये कहाँ से करके भाग गया वापस? अंबाला। अगला पॉइंट टिक करना। 5 साल बाद 1014 में तोमर नरेश अजयपाल के समय महमूद ने हरियाणा पर दूसरा और भारत पर 7वां आक्रमण किया। महमूद ने थानेसर को भयंकर क्षति पहुंचाई
और चक्र स्वामी की ऐतिहासिक प्रतिमा को नष्ट करके अपने दोनों इरादे पूरे किए। तो एक तो पैसा लूटा और हमारे धर्म की मूर्तियां तोड़ी। कहां से वापस भाग गया था पहले? अंबाला। इस बार कहां तक आ गया? थाने पर। महमूद ने पंजाब को अपने राज्य में विलय कर लिया और हरियाणा को उसने यथावत छोड़ दिया। कहां तक पे खूब अटैक किया? पंजाब। हरियाणा को लूटा और छोड़ के चला गया। अन्य आक्रमण पढ़ लो, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। ये जो गजनवी है, इसका पोता भी आया था ना तुम्हारे यहाँ, क्या नाम था उसका? मसूद। और फिर उसका भी अगला वंशज जिसका नाम था मादू, और फिर उसका भी अगला वंशज इब्राहिम। ये आए, इनको पता चल गया कि भाई हमारे जो दादा परदादा हैं उन्होंने लगातार इस इलाके को लूटा, खूब पैसा कमाया। मसूद ने आक्रमण किया, हम हार गए। मादू ने आक्रमण किया, एक बार हारे एक बार जीत गए। इब्राहिम के सामने हमारे जो राजा था ना, उसने घुटने टेक दिए और इस तरह से आपके हरियाणा की क्षति हुई। तो आपने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की लड़ाई की, यहाँ आके लड़ाई भी नहीं की इब्राहिम के टाइम में। चलो फटाफट से पढ़ेंगे इसको। अन्य आक्रमण में महमूद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, पोता था वैसे ये, उत्तराधिकारी मसूद ने हरियाणा पर अधिकार करने की योजना बनाई। 1043 की घटनाएं हैं ये। तारीखे सुबुक्त जीन के लेखक हैं बैहाकी। बैहाकी बहुत बड़ा आदमी, किसके दरबार में था ये? बैहाकी उत्बी। और एक बहुत बड़ा नाम तुम जानते हो, क्या नाम था उसका? 4 बड़े आदमी थे ना, एक का नाम था बैहाकी, एक का नाम था उत्बी, एक तुम बार बार पढ़ते हो जिसने लिखी थी तौहीद ए हिंद, क्या नाम था उसका? अल बरूनी। अल बरूनी। और कौन था? फिरदौसी। ये सब बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। और जब ये अटैकर्स आते थे ना, तो ये अपने, भाई मेरे बारे में बड़ाई कैसे लिखोगे, तो मेरे साथ चलो, जब मैं इनको मारूंगा तो तुम देखना अपनी आंखों से कैसे मैंने मारकाट मचाई, फिर इतिहास लिखना। तो इन सबको लेके साथ चलते थे बड़े बड़े लोग। अब जैसे बता रहे हैं जिसकी बातें, अलबेरूनी को तुम अच्छी तरह जानते हो। इसने क्या लिखा? हिंदुओं का थानेसर बहुत इंपॉर्टेंट था और यहाँ एक सरोवर था, ब्रह्म सरोवर, जिसको उसने बहुत बढ़िया बातें लिखी जिसके बारे में। फिरदौसी ने भी बहुत कुछ लिखा पूरे इंडिया के बारे में, उत्बी ने भी। अभी ये किसका जिक्र कर रहे हैं? बैहाकी का। ये 4 बड़े आदमी किसके साथ चलते थे? गजनवी के साथ, उसके अटैक्स का वर्णन करने। तो ये टिक कर लो। तारीखे सुबुक्त गीन है, ये सुबुक्त जीन लिखा है। लेखक बैहाकी के अनुसार मसूद अपने पिता के अंतिम दिनों में हरियाणा की वीर जनता से हांसी के निकट पराजित हो चुका था। कभी हारे कभी जीते, चांस की बात थी। 1037 में मसूद ने हांसी पर पुनः आक्रमण किया। 12 दिन के खूनी संघर्ष के बाद मसूद विजयी हुआ। अब हांसी और इसके आसपास के क्षेत्र पर उसका अधिकार था। तो किसके अंडर आ गई हांसी? मसूद। मसूद किसका वंशज है? गजनवी कहाँ से एक बार हमने भगा दिया था? अंबाला। लेकिन अगली बार थानेसर। इसका वंशज हांसी तक पहुंचा। अगला टिक करना। सोनीपत क्षेत्र में मसूद का विरोध काफी तीखा रहा, पर सोनीपत की निर्णायक लड़ाई में मसूद फाइनली विजयी हुआ। तो हांसी की तरफ और सोनीपत की तरफ। इसके बाद मसूद ने थानेसर पर आक्रमण किया और वो विजयी हुआ। क्या मसूद का पूर्वज भी थानेसर में जीता था? और क्या मूर्ति तोड़ के ले गया था वो? इस तरह अब लगभग संपूर्ण हरियाणा गजनी नरेश के कब्जे में था। तो इसने बेल्ट कैसे पकड़ी? पहले इसका जो परदादा कोई आया था वो कहाँ आया था? अंबाला। अगली बार थानेसर। ये कहाँ आया? हिसार। फिर ये गया सोनीपत और फिर पूरी बेल्ट इनके पास आ गई, हरियाणा की बड़ी बेल्ट। नेक्स्ट देखना। हरियाणा के तत्कालीन तोमर शासक थे कुमार पाल देव। 1021 से 51 कमजोर हो चुके थे। 1043 में, ये काम का पॉइंट है, थानेसर में मादू है, ये मादूर लिखा है, मादू है ये, कि अफगान सेना को हराया और इस क्षेत्र को आजाद कराया। कभी कहते हैं कि ये हारा, फिर कहते हैं एक आधी लड़ाई में जीता। फाइनली जाके इनका कब्जा हो गया था विदेशियों का आपके हरियाणा पर। चौहान वंश पे आ जाओ। चौहान में सबसे बड़ा नाम किसका है? एक जिसने तोमरों को हराया वो होगा, और एक पृथ्वीराज। जिसने तोमरों को पूरी तरह से हराया उसका नाम था अरुणोराज चौहान। तो एक तो अरुणोराज इंपॉर्टेंट है और एक कौन इंपॉर्टेंट है? पृथ्वीराज। दोनों इंपॉर्टेंट है। ये पृथ्वीराज कौन सा है? ये पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय है, जिसका नाम राय पिथौरा भी है, जिसने दिल्ली में भी काम किया। चौहान वंश पढ़ेंगे। चौहानों और तोमरों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा और अंततः अरुणोराज ने हरियाणा पर आक्रमण करके तोमरों को हरा दिया। तो अपने इंडियन 2 लड़ रहे हैं, एक तोमर
और एक चौहान। चौहान राजस्थान साइड के, तोमर दिल्ली साइड के। लड़ किस पे रहे हैं? हरियाणा। तो सोचो ये राजस्थान वाली बेल्ट लड़ रही है और इधर दिल्ली वाली, क्योंकि दिल्ली के भी चारों तरफ हम ही बैठे हैं, 3 तरफ, और इसकी बड़ी बेल्ट, तो दोनों आपस में लड़ेंगे। इस तरफ से कौन आए? राजस्थान साइड से चौहान, और दिल्ली साइड से तोमर। लड़ाई का ग्राउंड क्या रखा? हरियाणा, कि ये किसका है। तो अर्णोराज ने हरियाणा पर आक्रमण कर तोमरों को हरा दिया। अगला टिक करना, विग्रहराज चतुर्थ, या इसको बीसल देव कहते हैं, इसने हांसी, हिसार और दिल्ली पर अधिकार किया। आगे सिर्फ पढ़ लो, इसको हिमाचल पर्वत भूमि का शासक मानते हैं और मलेच्छों का विनाशक। अगला टिक करना, भादानक। मैंने बताया भद्र एक जनपद था जब महाजनपदों का काल था, उस टाइम के लोग। ये छोटी सी बेल्ट है राजस्थान हरियाणा के बीच की। भादानक राज्य, जिसका अंत पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया, वर्तमान में महेंद्रगढ़, गुड़गांव और राजस्थान के अलवर जिले में है। भादानक तोमर और चौहानों के समकालीन थे। तो 2 तगड़े अगर कहें तो चौहान थे, इनसे पहले कौन थे? तोमर, और इनकी छोटी सी बेल्ट लेके बैठे हुए थे भादानक। भादानक ज्यादा मारकाट नहीं मचाते थे, अपने बेल्ट पे थे। गुड़गांव, महेंद्रगढ़, थोड़ा सा रेवाड़ी, थोड़ा सा राजस्थान, आराम से, शांति से। लेकिन आपस में कौन कौन लड़ते थे? एक तो चौहान और एक तोमर। तोमर कहाँ से थे? दिल्ली, और ये कहाँ से थे? राजस्थान। लड़ते किस बेल्ट पे थे? हरियाणा। हरियाणा के एक हिस्से में कौन बैठे थे? भादानक। ये ज्यादा किसी से नहीं लड़े, लेकिन जब ये लड़ झगड़ के चौहान विजयी हुए तो चौहानों ने कहा अब इनको भी क्यों छोड़े, उन्होंने इनको भी हराया। तो चौहानों ने 2 बड़ी कम्युनिटी हराई, एक तोमर और एक भादानक। भादानक बहुत छोटे लेवल पे थे, ये टिक कर लो। तो भादानक, तोमर और चौहानों के समकालीन थे। इस युद्ध के बाद हांसी से जाटवा नामक राजपूत ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह किया। क्या हुआ था जब मोहम्मद गौरी आया? अब गजनवी खत्म हो गया, अब अगले उसमें कौन आएगा? गौरी। गौरी ही तो समकालीन है पृथ्वीराज चौहान का। तो जब चौहान उभर रहे हैं तो तब उस टाइम पे कौन उभर रहा है? मोहम्मद गौरी। इस पृथ्वीराज चौहान का तराइन के युद्ध में हेल्प करने एक आदमी आएगा जिसका नाम है जाटवा। कहाँ का है ये? हाँ, हांसी कह लो, हिसार कह लो। तब हांसी बहुत बड़ा एरिया था। हांसी याद है, पुराने टाइम से ही चला आ रहा है, इकता भी हुआ करता था अकबर के टाइम में। तो जाटवा ने हांसी को संभाला, और जब उसने देखा गौरी आ गया लड़ने के लिए करनाल में, कौन सी जगह पर? तराइन, तो इसने कहा विदेशी आ रहा है, मैं इसकी मदद करूंगा। दोनों ने अपनी इकट्ठी फौज करके और इसको हरा दिया। लेकिन जब सेकेंड टाइम ऐसा हुआ, सेकेंड में, तो फिर ये हारा, ये भी मारा गया और ये भी मारा गया, और इस तरह किसकी बेल्ट आगे बढ़ गई? गौरी की। देखें जरा, तो इस युद्ध के पश्चात हांसी से जाटवा नामक राजपूत ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह किया। यह हांसी से था जाटवा, पर वो असफल रहा। रेवाड़ी के गवर्नर तेजपाल थे। 2 आदमी हैं, हेमराज और तेजपाल, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। रेवाड़ी के थे तेजपाल। इसने भी गौरी के खिलाफ विद्रोह किया, पर गौरी के सेनापति ऐबक ने उसे मार दिया। 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक उसका उत्तराधिकारी बना। यानी जब ये दूसरी लड़ाई हुई, कौन सी लड़ाई है ये? तराइन की। तब एक तरफ था ताकतवर गौरी और दूसरी तरफ थी बहुत ताकतवर सेना। किस किस की? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज का साथ देने आया था जाटवा, और एक और आदमी था हेमराज। ये कहाँ था? मेवात में। और एक आदमी था तेजपाल, ये कहाँ था? रेवाड़ी में। यानी दक्षिण की बेल्ट को सेफ रखने के लिए ये दोनों खड़े थे। हांसी हिसार में ये था, और हरियाणा का लगा लो, ये पूरी जो ऊपर की बेल्ट है, इसका रक्षक कौन था? पृथ्वीराज। इन सब ने टक्कर ली है, किस आदमी से? गौरी। लेकिन गौरी की मदद कुछ लोगों ने हमारे देश से कर दी, जिस कारण एक एक करके इनको हराना बहुत आसान हुआ। सबसे पहले पृथ्वीराज हारा, फिर जाटवा, फिर हेमराज और तेजपाल। इस तरह पूरा हरियाणा किसके कब्जे में था? और गौरी का सेनापति कौन था? जो 1206 में क्या स्टार्ट कर देगा? दिल्ली सल्तनत। ऐसे हरियाणा के 4 बड़े नाम, ये टिक कर लो फटाफट से। रेवाड़ी के गवर्नर तेजपाल और गौरी के सेनापति ऐबक ने इसको मार दिया। तेजपाल के अलावा एक नाम किसका है? हेमराज का। हेमराज कहाँ का है? मेवात का। ये याद रखना है, लिख लो यहाँ, हेमराज मेवात। तेजपाल रेवाड़ी, जाटवा हांसी, हेमराज मेवात। 3 बड़े आदमी हैं जो किससे लड़ेंगे? ऐबक, ये गौरी से। गौरी का सेनापति लड़ेगा उनसे, ऐबक। चौहानों के साक्ष्य पे आ जाओ। ये चंद्रबरदाई किसकी? पृथ्वीराज राठौर।
पृथ्वीराज रासो ने लिखी, ये पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी है, आपके हिसार में जन्मा था, ये टिक कर लो। पृथ्वीराज सेकंड का अभिलेख हांसी से मिला, ये पृथ्वीराज चौहान नहीं है, चौहान तो थर्ड है, इसका अभिलेख कहाँ से मिला? हांसी से। चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, वही पृथ्वीराज चौहान जो लड़ेगा, उसका जन्म हिसार में हुआ। अब पेपर में आ जाए चंद्रबरदाई कहाँ जन्मा था? हिसार में। पृथ्वीराज तृतीय की आत्मकथा तो कैसे लिखता? जीवनी लिखी पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज चौहान ने असीरगढ़, असीरगढ़ किसका है? हांसी का किला, हांसी और तरावड़ी करनाल के किलों का। और कौन सा किला? गोहाना का, लिख लो यहाँ, गोहाना का किला। अब कल परसों पेपर में वो आ गया ना, महेंद्रगढ़ का किला। माधोगढ़ का किला तो हम पढ़ते रहते थे, महेंद्रगढ़ टूटा फूटा बकवास सी जगह बन गई, कोई ध्यान नहीं दे रहा, पर पेपर में आ गया। महेंद्रगढ़ का किला किसने बनवाया? जैसे माधोगढ़ का किसने बनवाया था? माधो सिंह ने। महेंद्र सिंह एक राजा के बच्चे का नाम था और कहते हैं उसी के नाम पे ये महेंद्रगढ़ था। लेकिन जब वो महेंद्र सिंह पैदा हुआ ना, उससे पहले ये किला बनवा दिया था मराठों के टाइम में। हमें पता है ना, मराठे हमारे यहाँ रहे थे छोटे से एरिया में, तो मराठों का एक सेनापति था, आपने नाम भी सुना होगा, तात्या टोपे। तात्या टोपे कभी हरियाणा में सुनने में नहीं आया, ना ये ऐसा हरियाणा में रहा। 57 की क्रांति में लड़ा था तात्या टोपे, नाना साहब कानपुर की लड़ाई थी जब ये 57 की क्रांति हुई। लेकिन इसने मराठों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आपका कौन सा किला बनवाया था? महेंद्रगढ़। ये बात बहुत रेयर लोग जानते हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ हमने ये सुना हमेशा कि हमारे एक राजा का बेटा था जिसका नाम था महेंद्र सिंह, उसके नाम पे इस किले का नाम क्या कर दिया गया? महेंद्रगढ़। गढ़ होता है किला, तो महेंद्र के नाम पे इसका नाम महेंद्रगढ़ है। और हम ये भी जानते हैं महेंद्रगढ़ में पहले ब्राह्मण थे, कौन से वाले? कानोड़िया, इसलिए इसका पुराना नाम क्या था? कानोड़। यहाँ पे कानोड़ का किला भी है, महेंद्रगढ़ का किला भी है और माधोगढ़ का किला भी है। महेंद्रगढ़ का किला महेंद्र सिंह नाम का एक बेटा जन्मा था किसी राजा के घर, उसके नाम पे है। लेकिन इस किले को बनवा किसने दिया था? मराठों ने, और ये अभेद्य किला था। माधोगढ़ का किला बनवाया माधो सिंह नाम के राजा ने। और जो ये कनोड़िया ब्राह्मण थे, इनकी अधिकता के कारण इस महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? कानोड़। जैसे मेवों की अधिकता के कारण क्या था? मेवाड़। इसी तरह से चलो चौहान पे वापस आ जाओ, पृथ्वीराज चौहान। तो ये किलों का जिक्र हुआ, यहीं पे नीचे लिख लो, किलों के नीचे ही महेंद्रगढ़ का किला तांतिया टोपे मराठा, और ब्रैकेट में लिखना महेंद्र सिंह राजा के नाम पर है। नाम पूछे तो महेंद्र सिंह के नाम पर। महेंद्रगढ़ का किला तांतिया टोपे, तांतिया टोपे मराठा थे, वो मराठा ने बनवाया, परंतु नाम पड़ा महेंद्र सिंह के नाम पर, नाम पड़ा महेंद्र सिंह के नाम पर। तो 3 किले हो गए यहाँ, कौन कौन से? माधोगढ़ का, महेंद्रगढ़ का और कानौड़ पुराने वाला। हांसी तो अलग है, जैसे हांसी किसने बनवाया? चौहान ने, और ये गोहाना वाला भी पृथ्वीराज चौहान ने। चलो वापस आते हैं, करनाल का किला भी किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का तीसरा युद्ध, क्या तीसरा भी पृथ्वीराज ने लड़ा था? नहीं, ये इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये भी। 1215 तराइन की तीसरी लड़ाई इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुई, इल्तुतमिश जीता था। गोहाना का पुराना नाम गवन भावना लिखा है, भवाना, गवन भवाना। यहाँ पृथ्वीराज तृतीय ने अपने सेनापति था दरिया सिंह। आप पूछ लेंगे गोहाना का किला किसके नाम पर है? दरिया सिंह। कौन दरिया सिंह? इसका कोई सेनापति था, ये डबल टिक कर लो। दरिया सिंह के नाम पर एक किला बनवाया। पीर जमाल की मजार भी है यहाँ, वो बाद में बनी है। तो पूछेंगे 3 किले बता दो जो पृथ्वीराज ने हरियाणा में बनवाए। हांसी का, असीरगढ़ का, आसी का, गोहाना का, दरिया सिंह के नाम पर। और एक जहाँ ये लड़ता था तराइन, तराइन मतलब तरावड़ी कह लो, करनाल कह लो। 3 किले इसके बड़े बड़े। 1139 के आसपास चौहान नरेश अरुणराज, अरुणराज ही कौन है? अरुणराज ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। इसको छोड़ के आगे अगले पेज पर आ जाओ। चौहान नरेश था विग्रहराज चतुर्थ, इसने तोमरों को बुरी तरह हराया और दिल्ली और हांसी के प्रसिद्ध दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस तरह अब इस क्षेत्र के असली शासक कौन बन गए? चौहान। तो 3 कम्युनिटी छोटी छोटी, चौहान थे, भादानक थे और तोमर। तोमर सबसे पहले आए,
फिर भादानक छोटे से उभरे और इनके पैरेलल में चौहान बाद में आए। किसने तोमरों को पूरी तरह हरा दिया? अरुणोराज चौहान ने। भादानक भी खत्म कर दिए उन्होंने। भादानकों का उदय और अंत पढ़ेंगे। हर्षोत्तर काल में दक्षिण पश्चिम हरियाणा में, मतलब राजस्थान की बेल्ट के पास, हरियाणा में भादानक नामक लोग अत्यंत शक्तिशाली हो गए। एक डॉक्टर बुद्ध प्रकाश कहते हैं भादानक शायद हरियाणा प्रदेश के उन प्राचीन लोगों से संबद्ध है जिन्हें भद्र कहा जाता था। तो भद्र नरेश थे, ये जनपद काल के हैं, बहुत पुराने टाइम के। महाभारत में भद्रों का उल्लेख है, टिक कर लो, महाभारत में भद्रों का उल्लेख है। आगे पढ़ लो। रोहतक अग्रोहा के जन्म रोहितक और अग्रेय घग्गर सतलुज के बीच में स्थित मालवा लोगों के साथ हुआ। यानी भद्र जो जाति है इसका उल्लेख किस काल में भी हुआ है? महाभारत में। यही आगे जाके क्या बनेंगे? भादानक। नेक्स्ट पढ़ना। प्रोफेसर दशरथ शर्मा कहते हैं भादानक अहीर जाति से थे, टिक कर लो। भादानक किस जाति के हैं? अहीर। और रेवाड़ी के आसपास भाड़ावास नामक गांव भादानकों की राजधानी रहा था। तो भादानकों की राजधानी भाड़ावास, भ। भादानक सबसे पहले 8वीं शताब्दी में राजा ललित आदित्य की मृत्यु के बाद अपनी शक्ति बढ़ाकर महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित कर लिया। तो कौन सी शताब्दी में आ गया है? 8वीं। सेम तोमर भी तो 8वीं में ही आए थे और फिर चौहान जाके उसके 100-150 साल बाद हावी हुए। तो 3 इकट्ठे माने जाते हैं। कौन कौन? तोमर, चौहान और भादानक। भादानक कौन से पुराने टाइम के लोग हैं? भद्र, जिनका जिक्र महाभारत टाइम पे भी हुआ। इनकी राजधानी क्या थी? भाड़ावास। नेक्स्ट चेक करना। बंगाल के पाल वंशीय राजा धर्मपाल, ठीक है, ये भी कहते हैं कोई इससे जुड़ा हुआ, भादानक से जुड़े कोई शासक थे, इसने लिखा है ऐसा। प्रतिहार वंश, यहाँ प्रतिहार कौन था? ये प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश के समय भादानक सामंत बनकर अहीरवाल क्षेत्र पे शासन करते थे। जब ये प्रतिहार गुर्जर यहाँ हावी थे ना, तब ये सामंत थे। जब गुर्जर हटे तो तोमर आ गए। तोमरों के टाइम में ये भी क्या बोले? हम भी राजा हैं। और किस इलाके के राजा हैं? इस महेंद्रगढ़ गुड़गांव की बेल्ट के छोटे लेवल पर, अहीरवाल के। प्रतिहार साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने के बाद भादानक अहीरवाल क्षेत्र के स्वतंत्र शासक बन गए। तो ये भादानक पहले किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहार के। गुर्जर प्रतिहारों का जब खात्मा हुआ तो यहाँ पे 3 कम्युनिटी उभरी, एक तोमर, एक चौहान और एक भादानक। ये भादानक पहले क्या थे? उनके सामंत। उनके मरते ही बोले हम स्वतंत्र हैं। किस बेल्ट में? रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, आसपास का राजस्थान। भादानकों और चौहानों की लड़ाई टिक कर लो। 1208 में चौहान नरेश था कोई विग्रहराज चतुर्थ, इसने भादानकों पर आक्रमण करके उनको हरा दिया। तो तोमर भी तो इन्होंने ही हराए थे। कौन से चौहान ने? अरुणोराज चौहान ने। कौन हरा दिए थे? तोमर। और अब तुम पढ़ रहे हो विग्रहराज चतुर्थ ने भादानकों पे कब्जा। यहाँ लिख लो, ये बात लिखो। अरुणोराज चौहान ने तोमरों को अंतिम रूप से हराया। अरुणोराज चौहान ने तोमरों को अंतिम रूप से हराया। चौहानों को, ये अरुणोराज चौहान ने किसको? तोमरों को अंतिम रूप से। तो 3 तगड़े लोग हो गए, एक चौहान, एक तोमर, एक भादानक। कौन कौन लड़े? तोमर और चौहान। कौन जीता? चौहान। फिर लड़े चौहान और भादानक। कौन जीता? जब चौहान जीते तोमरों से तब राजा कौन था? अरुणोराज। और जब चौहान जीते भादानकों से तो विग्रहराज। अरुणोराज, विग्रहराज, दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। इसके बाद सेकंड हाफ में देखो, ऊपर प्राचीन नाम है। शैरिष्टम किसका नाम है? सिरसा। कहते हैं यहाँ पे किस ऋषि के नाम पे? शैरिष्टम ऋषि भी हुए उसके नाम पे। इकदार किसका पुराना नाम? फतेहाबाद का। हिसार फिरोजा किसका है? हिसार का। कानौड़ ब्राह्मण कहाँ थे? महेंद्रगढ़। माधोगढ़ का किला किसने बनाया? माधो सिंह ने। महेंद्रगढ़ किले का नाम किसके नाम पर है? महेंद्र सिंह, किसी राजा का बेटा। लेकिन पहले काम किसने करवा दिया? सत्यमेवपुरम किसका नाम? मेवात। अब नाम पड़ गया नूह। रेवावाड़ी किसका नाम? रेवाड़ी। राजा की बेटी थी ना रेवती, जिसकी शादी बलराम से की थी, इसलिए बलराम का एक मंदिर भी आपके यहाँ पलवल के बंचारी गांव में। बंचारी या बंचारी। गुरुग्राम, अब नया नाम भी गुरुग्राम, पहले गुड़गांव था। अपबाला या उपलबा किसका नाम है? पलवल। क्या पलवल में पांडव गए थे? जो 1 साल का छिपने वाला काल था। यहाँ द्रौपदी घाट है, पंचवटी है पलवल में मंदिर। शोणप्रस्थ किसका नाम? सोनीपत का। कर्णताल कहाँ है? करनाल में, आज भी वहाँ झील है, कर्ण झील।
थानेश्वर या थानेसर, कहाँ? कुरुक्षेत्र। कहाँ के राजा ने मंदिर बनवाया था यहाँ? लाओस के देवंका नाम के राजा ने ना, ऐसा लिखित में मिला है हमें। नेक्स्ट, रोहितास किसका नाम था? रोहतक। कहते हैं रोहतक बहुत सुंदर हरा भरा, पता नहीं कितने योजन लंबा चौड़ा, बहुत वर्णन किया गया इसका। नकुल दिग्विजयन किताब में इसका वर्णन किया गया। पनपत किसका नाम था? पानीपत का। अब्दुल्लापुर, यमुनानगर, दो जगह बता दो यमुनानगर में और भिवानी में जहाँ सिक्के समुद्रगुप्त के मिले, मीताथल और जगाधरी। और ये शेष सैया पर लेटा हुआ। और विष्णु के मंदिर के साक्ष्य कहाँ मिले? एक तो सामने और एक मोहन बाड़ी, कहाँ है? झज्जर। खोखरा कोट कहाँ है? रोहतक में। तीन बताना जो इकट्ठे दिल्ली और आसपास की बेल्ट में लड़ रहे थे और झगड़ रहे थे। चौहान, घादानक और तोमर। कौन कौन लड़े? तोमर और चौहान। कौन जीता? कौन था वो आदमी? अरुणोराज। फिर लड़े चौहान और घादानक। कौन जीता? विग्रहराज। दोनों किस कम्युनिटी के हैं? चौहान। फिर इन चौहानों को किसने हराया? गौरी ने। चार इकट्ठे कौन थे वो? एक ये पृथ्वीराज, फिर जाटवा, हेमराज, तेजपाल। हेमराज मेवात का, तेजपाल रेवाड़ी का, जाटवा हिसार का, ये सारे लड़े थे। अगला टिक कर लो, अब्दुल्लापुर यमुनानगर का। कपीस्थल किसका नाम? क्यों कपीस्थल क्यों? हनुमान की नगरी, और कपी मतलब हनुमान, तो कैथल। जयंतपुरी किसका नाम? जींद का। इसके जींद में कौन सी जगह थी वो? नचार खेड़ा, जटायु, श्लोक, अंकित ना सारे। अन्य नगरों के प्राचीन नाम। कालकूट किसका नाम? पंचकुला, कालका का। खड़ियल किसका नाम? एलनाबाद, सिरसा में। शरफाबाद किसका? बहादुरगढ़, झज्जर। अयोधक किसका नाम? अग्रोहा। किस राजा के नाम से? अग्रसेन। कभी कहते हैं अग्रवाल जो समाज है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्रोहा। अग्रवाल होती है ना कम्युनिटी, ये कितने अग्रवाल स्वीट्स पढ़ते हो, यहीं से निकले हैं। महेश किसका नाम? महम चौबीसी चबूतरा फेमस है। ज्ञानी चोर की बावड़ी फेमस है। नवराष्ट्र किसका नाम? नारनौल। महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ का किला किसने बनवाया? तांतिया टोपे ने। महेंद्रगढ़, लेकिन नाम किसके नाम पर? महेंद्र सिंह के। कानोड़ ब्राह्मण थे यहाँ। नवराष्ट्र इसका पुराना नाम। पृथुदक एक राजा था। पेहोवा, कुरुक्षेत्र। पेहोवा में किसका व्यापार था? तुम्हें कैसे पता? हमें कौन से किसके टाइम से? मिहिर भोज से पता चला। प्रकृत नाग ये औरंगाबाद में नहीं है, ये भिवानी में नौरंगाबाद है। इसको काट दो। औरंगाबाद जगह आज भी है, महाराष्ट्र में भी और हमारे पलवल में भी, लेकिन ये प्रकृत नाग राजधानी थी, भिवानी में है नौरंगाबाद। कल इसको पढ़ेंगे, डिटेल से बताऊंगी। युगंधर टिक कर लो। जगाधरी किसके टाइम के सिक्के मिले? समुद्रगुप्त के सिक्के। जगाधरी और मीताथल। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा? भारत का नेपोलियन। इतने बड़े राजा के सिक्के हमारे पास मिलना बड़ी बात है। बलरामगढ़, क्या नया नाम? बल्लभगढ़। मंदिर था ना बलराम का, कहाँ पर? बंचारी, पलवल, बंचारी लिख लो यहाँ, पलवल, बंचारी, इनके नाम का मंदिर। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इससे पिछला चैप्टर मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी, कल पढ़ा दूंगी। आज एक्चुअली मेरे बेटे का ना एग्जाम है 9 बजे, 9:05 से ऊपर हो गए, 9:30 तक ही एग्जाम हो सकता है, इसलिए मुझे आज क्लास जल्दी छोड़नी पड़ेगी। कोई नहीं, कल करा दूंगी इस टॉपिक को। हाँ जी, 246 पेज पर क्या रह गया? 246 पर, एक मिनट। 246 में क्या देखना है? मैंने तुम्हें कल परसों बताया था, जिनको पेपर पास करना है ना, उनको थोड़ा सा ये समझदार बनना पड़ेगा कि कितना क्या कहाँ से पढ़ना है। ऐसे सब कुछ पढ़ोगे तो तुम फंसोगे। तुम्हें क्या लगता है कोई ये पूछेगा चंद्रावल मूवी के रुंडा का जन्म कब हुआ था? तो पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। इनके जन्म से कोई मतलब नहीं है हमें। जन्म उनके फेमस होते हैं जिन्होंने कुछ समाज के लिए किया। इन्होंने एक एक्टिंग की थी, बस ये याद कर लो किस गांव से है, इतना भर बहुत है।